हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर को डिस्कस करेंगे, उनका नाम है विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर हैं, जिन्हें 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट माना जाता है। येट्स को 1923 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी विलियम बटलर येट्स की। येट्स का जन्म 13 जून 1865 को डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। वो जॉन बटलर येट्स और सुजैन के सबसे बड़े बेटे थे। उनके पिता ने एक लॉयर बनने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो इस प्रोफेशन को छोड़कर पेंटर बन गए। येट्स की मां स्लाइगो के एक प्रॉस्परस मर्चेंट की बेटी थी और 1867 में येट्स जब सिर्फ 2 साल के थे, उनकी फैमिली लंदन में सेटल हो गई। लेकिन येट्स के बचपन और स्कूल हॉलीडेज का ज़्यादातर समय स्लाइगो में अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ ही बीता था। आयरलैंड के प्राकृतिक दृश्यों, लोकगीतों और सुपरनेचुरल लीजेंड्स ने येट्स की क्रिएटिविटी पर गहरा प्रभाव डाला। 1880 में येट्स की फैमिली वापस डबलिन आ गई, जहां उन्होंने हाई स्कूल अटेंड किया। 1883 में येट्स ने डबलिन के मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट को ज्वाइन किया, जहां उनकी और भी बहुत से पोएट्स और आर्टिस्ट से मुलाकात हुई। इसी समय में येट्स ने अपना पहला पब्लिकेशन लिखना शुरू किया, जिसमें दो ब्रीफ लिरिक्स 1885 में डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में आए। जब येट्स 1887 में अपनी फैमिली के साथ दोबारा लंदन गए, तो वहां उन्होंने प्रोफेशनल राइटर के रूप में अपनी ज़िंदगी शुरू की। येट्स ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की, क्योंकि वो उसके मिस्टिसिज्म से बहुत प्रभावित थे। इस दौर को एज ऑफ साइंस कहा जाता था, जिसमें येट्स की रुचि नहीं थी। एक तरह से साइंस उनके लिए रिपल्सिव था, क्योंकि वो एक विजनरी पोएट थे, तो वो अपने आसपास विजनरी इमेज ही चाहते थे। इसके लिए येट्स ने विलियम ब्लैक की प्रोफेटिक बुक्स पढ़ना शुरू किया और इस तरह से वो प्लेटोनिक, नियो प्लेटोनिक, एल्केमिकल और भी बहुत से विजनरी ट्रेडिशंस के संपर्क में आए। येट्स की अर्ली पोएम्स द वॉन्डरिंग ऑफ ओजिन एंड अदर पोएम्स के नाम से पब्लिश हुई 1889 में, जो कि एस्थेट वर्क था। येट्स जल्दी ही लंदन की लिटरेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ उनकी दोस्ती विलियम मॉरिस और डब्ल्यू.ई. हेनली से हुई। येट्स ने यहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर राइमर्स क्लब की स्थापना की, जिसके मेंबर्स में लियोनेल जॉनसन और ऑथर सिमंस भी शामिल थे, जो उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। 1889 में येट्स की मुलाकात मॉड गॉन से हुई, जो कि एक आयरिश रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी और एक्ट्रेस थी। येट्स ने लिखा है कि यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी की समस्याओं की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस वक्त आयरलैंड में इंग्लैंड से आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे बहुत से, और मॉड गॉन भी इसका हिस्सा थी। वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। येट्स मॉड गॉन के प्यार में पड़ गए थे और मॉड उन्हें पसंद करती थी, एडमायर करती थी, लेकिन उनसे प्यार नहीं करती थी। कुल मिलाकर हिंदी फिल्मों वाला सीन हो गया था। ये मॉड गॉन की तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। मॉड का पैशन आयरलैंड और इंग्लैंड से उसकी आज़ादी के लिए था। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी या किसी भी तरह से करके आयरलैंड को इंग्लैंड से आज़ाद कराया जाए। जब येट्स ने आयरिश नेशनलिस्ट कॉज को ज्वाइन किया, तो इसकी मुख्य वजह मॉड के लिए उनका प्यार ही था। मॉड से इंस्पायर होकर येट्स ने कैथलीन नी हूलिहान नाम का प्ले लिखा था। जब यह प्ले पहली बार 1902 में डबलिन में परफॉर्म किया गया, तो मॉड ने कैथलीन की भूमिका निभाई थी। यह प्ले युवाओं को आज़ादी और स्वतंत्र आयरलैंड के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा देता था। इसी दौरान येट्स आयरिश नेशनलिस्ट सीक्रेट सोसाइटी के लीडर जॉन ओ लियरी के प्रभाव में आए। 1891 में कंट्रोवर्शियल आयरिश लीडर चार्ल्स स्टेवर्ट की डेथ के बाद येट्स को महसूस हुआ कि आयरिश पॉलिटिकल लाइफ ने अपना अर्थ खो दिया है। येट्स का ऐसा मानना था कि पॉलिटिक्स से पैदा हुए इस वैक्यूम को आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा
और लीजेंड्स के द्वारा ही भरा जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने अपने प्रयास भी शुरू किए। द केल्टिक ट्वाइलाइट, जो कि एसेज की एक सीरीज थी, यीट्स का इस दिशा में पहला प्रयास था। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने की यीट्स की प्रोग्रेस बहुत ही धीमी थी। इसी दौरान 1898 में यीट्स की मुलाकात इजाबेला ऑगस्टा लेडी ग्रेगरी से हुई, जो कि एक ऊंचे कुल से ताल्लुक रखती थी और आगे चलकर यीट्स की क्लोज फ्रेंड और प्लेराइट बनी। लेडी ग्रेगरी पुराने आयरिश लोकगीत कलेक्ट कर रही थीं, जिन्हें पढ़कर यीट्स को लगा कि इन गीतों को आधुनिक रूप देकर बेहतरीन पोएट्री लिखी जा सकती है। तो इस तरह से इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और 1898 से येट्स अपनी गर्मियां लेडी ग्रेगरी के घर कूल पार्क में ही बिताने लगे थे। यहाँ तक कि यीट्स ने उनके नेबरहुड में एक उजड़ा हुआ कैसल भी खरीद लिया और द टावर नाम से ये कैसल उनकी बेस्ट पोएम्स का सिंबल बन गया। 1899 में यीट्स ने मॉडगॉन को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मॉड ने इनकार कर दिया। असल में 1891 से 99 के बीच में यीट्स ने 4 बार मॉड को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन हर बार ही मॉड ने उन्हें इनकार कर दिया, जिस वजह से निराश होकर यीट्स ने खुद को इस विश्वास के साथ लिटरेचर और ड्रामा को समर्पित कर दिया कि उनकी पोएम्स और प्लेस ऐसे नेशनल यूनिटी पैदा करेंगे जो आयरिश नेशन का निर्माण करेगी। यीट्स ने लेडी ग्रेगरी और दूसरे साथियों के साथ मिलकर आयरिश लिटरेरी थिएटर इस्टेब्लिश किया, जिसने अपनी पहली परफॉर्मेंस 1899 में डबलिन में दी। यीट्स अपने जीवन के अंत तक इस थिएटर के डायरेक्टर बने रहे, जिसका नाम 1904 में एबी थिएटर हो गया था। 1899 से 1907 तक यीट्स इस थिएटर को मैनेज करने के साथ साथ इसके प्ले राइट्स को भी एनकरेज करते रहे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी बहुत से प्लेज लिखे। इस दौरान यीट्स की पोएट्री के कई वॉल्यूम्स भी पब्लिश हुए, जिनमें पोएम्स और द विंड अमंग द रीड्स प्रमुख हैं। यीट्स की इस टाइम की पोएट्री में ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर, आयरिश लोकगीत और लीजेंड्स की प्रधानता रहती थी। लेकिन अपने कलेक्शंस इन द सेवन वुड्स और द ग्रीन हेलमेट में यीट्स ने अपनी पोएट्री को प्री रेफेलाइट कलर्स और रिदम से मुक्त कर लिया। साथ ही उन्होंने अपनी पोएट्री में कुछ कैल्टिक और एसोटेरिक इन्फ्लुएंस में सुधार किया। इस तरह से यीट्स की पोएट्री काफ़ी बदल गई थी, उसमें बहुत से बदलाव आ गए थे और वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई थी। 1909 से 1914 के बीच यीट्स की पोएट्री में निर्णायक बदलाव आए। उनके अर्ली लिरिक्स में पाया जाने वाला किसी दूसरी दुनिया का एक्सटैटिक एटमॉस्फेयर 1914 में पब्लिश होने वाली उनकी पोएम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोएम्स एंड अ प्ले में पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब उनकी पोएट्री में एक नए किस्म की डायरेक्टनेस के साथ यीट्स रियलिटी और उसके इम्परफेक्शन को कन्फ्रंट कर रहे थे। 1917 में यीट्स ने द वाइल्ड सॉन एट कूल पब्लिश की। इसके बाद से यीट्स एक बहुत ही प्रभावशाली और सफल पोएट बन गए और उन्होंने इस सफलता और रेपुटेशन को मेंटेन रखा अपने जीवन के अंत तक। 1917 में यीट्स ने मॉड गॉन की बेटी इसेल्ट गॉन को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसेल्ट ने इनकार कर दिया। वास्तव में इसके पहले उन्होंने मॉड को एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज किया था, जिनका इस वक्त तक डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से यीट्स को मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उनकी बेटी इसेल्ट को प्रपोज किया, जो कि उस वक्त 23 ईयर ओल्ड थी, यानी 23 साल की थी। यीट्स इसेल्ट को 4 साल की उम्र से जानते थे और उनको राइटिंग के लिए भी इनकरेज करते थे। बहुत से लोग ऐसा भी समझते थे कि इसेल्ट यीट्स की ही बेटी हैं, लेकिन ये बात सच नहीं थी, ये झूठ था। एक तरह से ये एक अफवाह थी। इसेल्ट ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से इसके बारे में विचार किया था, लेकिन उन्होंने इस वजह से इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि यीट्स उनसे नहीं उनकी माँ से प्यार करते हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने जॉर्जी हाइडलीज को शादी के लिए प्रपोज किया और 1917 में दोनों ने शादी कर ली।
उनकी एक बेटी एन और एक बेटा विलियम माइकल यीट्स हुए। ये आपके स्क्रीन पर जॉर्जी की फोटो है। और 1922 में आयरिश फ्री स्टेट की फाउंडेशन पर यीट्स ने आयरिश सीनेट के मेंबर बनने का इनविटेशन स्वीकार कर लिया और वो 6 साल तक सीनेट के सदस्य बने रहे। 1923 में उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया और इस वक्त तक यीट्स बहुत ही मशहूर हो चुके थे, एक राइटर के रूप में बहुत ही ज़्यादा सफल थे वो। 1928 में पब्लिश द टावर, जिसका नाम उनके कैसल के नाम पर था, में यीट्स का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और आर्टिस्टिक परफेक्शन निखर कर सामने आया है। इसके बाद भी यीट्स द्वारा लिखी गई कुछ बेहतरीन वर्स 1929 में द विंडिंग स्टेयर नाम से पब्लिश हुई। इन दोनों बुक्स में ईस्टर राइजिंग और आयरिश सिविल वॉर का सब्जेक्ट और सिंबल लिया गया है। दोस्तों, ये दोनों ही पोएम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग बहुत जल्दी ही इस पर वीडियो बनाएंगे और इन्हें डिस्कस करेंगे। यीट्स ने अपनी फिलॉसफी को ए विजन नाम से प्रोज वर्क में एक्सप्लेन किया था, जो कि समझने में काफ़ी मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत पढ़ा जाता है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्स में 1892 से 1935 तक की उन पोएम्स को पब्लिश किया गया है जिन्हें यीट्स पसंद करते थे। 1938 में यीट्स ने अपना प्ले द हंस एग कंप्लीट किया, जिसे वो बहुत लंबे समय से लिख रहे थे और इसे बहुत ही हार्श प्ले माना जाता है, उनका मोस्ट हार्श वर्क माना जाता है। यीट्स के दो आखिरी वर्स कलेक्शन न्यू पोएम्स और लास्ट पोएम्स 1938 और 39 में पब्लिश हुए। जनवरी 1939 में यीट्स की फ्रांस में डेथ हो गई और उनकी ये इच्छा थी कि उनको आयरलैंड में ही दफनाया जाए और एक तरह से वो आयरलैंड के नेशनल हीरो थे, तो इस वजह से उन्हें वहीं पर दफनाया जाना भी चाहिए था, पब्लिक भी ऐसा चाहती होगी। लेकिन इसका अरेंजमेंट ना हो पाने के कारण उन्हें फ्रांस के रॉक्वे ब्रून में दफना दिया गया। इसी साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाने की वजह से उनकी बॉडी को वापस ले जाने का इंतज़ाम नहीं हो पाया आयरलैंड, नहीं तो लोग चाहते थे कि उन्हें स्लाइगो में लाकर दफनाया जाए, लेकिन यह योजना विफल हो गई। 1948 में उन्हें फाइनली स्लाइगो वापस लाकर ड्रमक्लिफ के चर्चयार्ड में दफनाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।